सो मॉनेटरी पॉलिसी इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके लिए एक कमेटी होती है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी ये संभालने का काम उस एमपीसी कमेटी का रहता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। सो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इट्स नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट को बनाए रखने का काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंडियन इकोनॉमी में कितने पैसे होने चाहिए, यानी कितनी लिक्विडिटी इकोनॉमी में होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसके फ्लो को कम ज़्यादा किया जाता है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। और उसके फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए इसके कुछ टूल्स हैं जिसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहा जाता है, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी किससे संबंधित है? तो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? तो भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे रिगार्डिंग है। और उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको रेगुलेशन करने का काम, यानी मनी सप्लाई को, याद देखिए लिखा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और रेगुलेट करने का काम कौन करती है? सो सेंट्रल बैंक, विच इज आरबीआई। The central bank of any economy on behalf of the government plans and formulate policies in order to govern an optimum level of money supply. See, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी हर कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है। जैसे हमारे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसी तरीके से दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे अमेरिका में तो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, चाइना में चाइना की एक बड़ी बैंक है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऐसी हर कंट्री में उनकी एक बड़ी बैंक होती है जो उस वहाँ की बैंकिंग इंडस्ट्री को संभालती है, वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो वो वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन शॉर्ट मनी सप्लाई जो है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, उससे रिगार्डिंग पॉलिसीज और प्लान्स बनाते हैं और उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। Inability of the central bank to maintain a correct level of money supply can result in shock effect and instability in the economy. अगर प्रॉपर तरीके से आप इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बनाए नहीं रखोगे तो आपकी इकोनॉमी को शॉक लग सकता है, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। जैसे अभी अगर आप इंडिया की बात करोगे तो 2016 में इंडिया में नोटबंदी हुई, राइट। सो नोटबंदी हुई 2016 में, तो नोटबंदी जब हुई तो 500 और 1000 के नोट बंद करने में आए। तो ये जो 500 और 1000 के नोट थे इंडियन इकोनॉमी में तब तक 15,91,000 करोड़ इतना मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में था। कितना? 500 और 1000 के नोटों का सिर्फ, यानी भारत में जितने भी नोट इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोड़ा था उन नोटों में 83% पैसे 500 और 1000 के नोटों में थे और 17% पैसे 100 के नोट, 50 के नोट अदर डिनोमिनेशंस में थे, लेकिन 83% पैसा 500 और 1000 के नोटों में था। तो ये जो 500 और 1000 के नोट थे जो बंद करने में आए वो पैसे थे 15,91,000 करोड़। तो इतने सारे पैसे इकोनॉमी से अचानक सभी बैंकों में जमा होना शुरू हो गए। तो इससे क्या हो गया कि लोगों के पास पैसे नहीं थे और जिनके पास थे वो खर्चा नहीं कर रहे थे, 500 और 1000 के नोट सामने नहीं ला कर दे रहे थे, सारे पैसे बैंकों में आ गए थे, मतलब इकोनॉमी में पैसे थे नहीं। इसीलिए आप वहाँ से जब अगर देखोगे 2016 से अगर भारत की अर्थव्यवस्था देखोगे तो लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लोग चीज़ें खरीद नहीं रहे थे, चीज़ें खरीद नहीं रहे, चीज़ें बिक नहीं रही, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर गया और उसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई, क्योंकि कंपनीज पैसे नहीं कमा रहे थे तो वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देंगे कहाँ से, राइट। तो इतना बड़ा शॉक लगता है कि इकोनॉमी से अगर पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते हैं, तो उनको रोकने के लिए फिर इकोनॉमी में पैसे छोड़ना ज़रूरी है। तो उसको छोड़ने के लिए, उन पैसों के फ्लो को छोड़ने के लिए, इकोनॉमी में छोड़ने के लिए आरबीआई क्या करती है, तो वो हम इस पॉलिसी में सीखने वाले हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट स्टेबिलिटी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी यही टूल्स है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट, भारत में स्थिरता, ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज को बनाए रखते हैं। वो सारी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे आज। अकॉर्डिंग टू शैपिरो,
मॉनेटरी पॉलिसी इज द एक्सरसाइज ऑफ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। शैपिरो क्या बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक एक्सरसाइज है जो सेंट्रल बैंक करती है जिससे वो पूरे अर्थव्यवस्था की यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो ऑब्जेक्टिव है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। ये इस मॉनेटरी पॉलिसी में अब तक मैंने जो समझाया वो समझिए। इसके बाद इसके ये जो टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स काफ़ी है, मैंने 9 लिया है, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बैंक रेट, बेस रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये चीज़ है क्या, ये समझ में आ जाएगा तो आपको इकोनॉमी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज मैंने कहाँ से लिया है तो आओ तुमको इसका सोर्स दिखाता हूँ। देखिए ये जब हम गूगल करते हैं, गूगल में आपको टाइप करना है www.rbi.org.in, इस पर क्लिक किए तो RBI की साइट खुलेंगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये देख लेते हैं। ये RBI की साइट है। ठीक है, ये एक्चुअल मेन साइट नहीं है, मेन साइट आपको दिखाता हूँ, रुको। .org.co.in ये है ओरिजिनल साइट, इस पर भी नोटिफिकेशन ही दिख रहा है, देख लेते हैं, वहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा। हाँ, ये है ओरिजिनल पेज, ऐसा दिखता है। ठीक है, RBI का ओरिजिनल पेज ऐसा दिखेगा आपको। होम में चले जाएंगे हम लोग, ये ओरिजिनल पेज है RBI का। ठीक है, इस पर ये देखिए पॉलिसी रेट दिख रहे लेफ्ट साइड में, ये है रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट। तो ये यहीं से परसेंटेज लिया है मैंने। ये देखिए यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो, CRR SLR दिखाता हूँ आपको। रेपो रेट 4%, देखिए यहाँ पर रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, रिवर्स रेपो रेट 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25, ये देखिए बैंक रेट 4.25। अब ये रिजर्व रेशो में हम जाएंगे तो SLR CRR 3%, ये देखिए CRR कैश रिजर्व रेशो 3%, SLR 18%, दिख रहा है आपको। तो ये परसेंटेज यहाँ से उठाया है मैंने। तो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 by 1। अब इसमें ये जो CRR है और SLR है, इसके पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रहती है, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब क्या, मतलब होता है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली फैसिलिटी। नाउ लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो जो लिक्विडिटी है, यानी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है द थिंग्स विच इज़ इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली फैसिलिटी को कहते हैं LAF। अब वो फैसिलिटी में आता है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF। अब आप इसमें ये समझ सकते हैं कि इसमें ये जो CRR और SLR है, ठीक है, ये जो CRR है और SLR है, ये दोनों, इनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ये डायरेक्टली इकोनॉमी में इम्पैक्ट करते हैं, इनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और MSF है, इन लोगों को इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये CRR कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, तो कैश रिजर्व रेशो होता क्या है कि जितनी भी बैंक है भारत में, ठीक है, उन बैंकों को अपने NDTL का, NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, उसका मतलब होता है कासा प्लस राफा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा।
NDTL कासा प्लस राफा, ठीक है। NDTL इज इक्वल टू कासा प्लस राफा। तो हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, राफा मतलब रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, तो हर कमर्शियल बैंक को अपने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट RD FD, समझ लीजिए किसी बैंक में ये 100 करोड़ रुपए है। अभी आपका बैंक में अकाउंट होता है ना, ठीक है, आपका बैंक में अकाउंट होता है, आप में से सभी का किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, किसी का RD होगा, किसी का FD होगा बैंक में। तो आप सबके मिला के समझ लो SBI में आप सबका अकाउंट है, तो उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सबके करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट RD FD सबके पैसे मिला के 100 करोड़ रुपए, ये सिर्फ उदाहरण ले रहे, हजारों करोड़ रहते हैं, समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए वहां पर। तो इसी 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, इसी 100 करोड़ रुपए का इन द फॉर्म ऑफ कैश 3%, तो 100 करोड़ का 3% कितना होता है, 100 करोड़ का 3% होगा 3 करोड़। तो इस 100 करोड़ का 3% यानी 3 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ेगा और RBI के पास ही जमा रखना पड़ेगा हर कमर्शियल बैंकों को। यानी भारत में जितनी भी कमर्शियल बैंक है, जैसे भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 23 फॉरेन थी, 23 प्राइवेट बैंक थी, उसके आंकड़े थोड़े आगे गए हैं, 41 फॉरेन बैंक है भारत में, और 38 के करीब RRB है भारत में, रीजनल रूरल बैंक। तो इन सभी बैंक, ये जो सारे बैंक हैं, इन सभी बैंकों के पास जितने भी पैसे रखे कासा और राफा में, उन पैसों के 3% इन द फॉर्म ऑफ कैश RBI के पास मेंटेन करना है और RBI के पास जमा भी रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में भी हर कमर्शियल बैंक को अपने 100 करोड़ का 18%, मतलब कितना होता है 18 करोड़ RBI के पास जमा रखना है, बट स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अदर प्रीशियस मेटल्स, डॉक्यूमेंट्स, इसके फॉर्म में होता है। मतलब 100 करोड़ का 3% CRR, 18% SLR, ऐसा 21% जो पैसे है वो RBI के साथ मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन जिसमें 3% कैश के फॉर्म में रहेगा और ये 18% में से कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में, कुछ गोल्ड के फॉर्म में, कुछ प्रेशियस मेटल्स के फॉर्म में और कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हर बैंकों को RBI के साथ मेंटेन करना है। सिर्फ CRR के 3 करोड़ रखना भी है, मेंटेन भी करना है, और SLR के सिर्फ मेंटेन करना है, रखना खुद के ही पास है बैंकों को, अपने ही पास। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए। बैंकरप्ट यानी इंसॉल्वेंट, मतलब दिवाला ना हो जाए बैंक का और लोगों के पैसे लेकर ना भाग जाए बैंक, इसलिए ऐसी चीज़ें की जाती है और उनसे डिपॉजिट लेकर रखती है RBI ताकि लोगों के पैसे सेफ रहे। तो ये NDTL का 3% और 18% RBI के पास जमा रखता है, ठीक है। अब इनको मैंने बताया था डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट। अब रेपो रेट 4%, रेपो रेट जो है वो कितना है 4%, एंड रेपो रेट जो है इसको क्या, रेपो रेट क्या होता है, जब कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे बैंक को लोन चाहिए, बैंक, तो RBI जो है, RBI को लास्ट रिसोर्ट ऑफ लेंडिंग भी कहा जाता है। लास्ट रिसोर्ट ऑफ लेंडिंग यानी बैंकों को अगर कहीं से भी पैसे नहीं मिले, वैसे बैंक के पास बहुत रास्ते होते हैं पैसे लाने के, बैंक इक्विटी शेयर इशू करके भी पैसे ला सकती है, प्रिफरेंशियल शेयर्स डिबेंचर्स इशू करके भी पैसे ला सकती है, बैंक पब्लिक डिपॉजिट्स जो कासा राफा का पैसा है वो भी आता है, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेच के भी पैसे ला सकती है, बैंक बॉन्ड भी निकाल के पैसे ला सकती है, ऐसे बहुत रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये भी होता है, अगर बैंक के पास पैसे नहीं है, उनको बिजनेस करने को पैसे चाहिए, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। कौन? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जब RBI से लोन लेती है तब RBI ये रेट चार्ज करता है 4% रेपो रेट। अब जब बैंक RBI से लोन ले रही है, मतलब कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उनको वहाँ पर गिरवी रखना पड़ता है, यानी गिरवी मतलब मॉर्गेज रखना पड़ता है, प्रॉपर्टी या कुछ भी,
तो रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑब्लिगेशंस, मतलब हम लोग जो गिरवी आपके पास रख रहे हैं हम कुछ दिनों में इसको छुड़ा लेंगे, वी विल रीपर्चेस दिस ऑब्लिगेशंस, ऐसा उनका बोलना होता है। इसलिए रेपो रेट पे आरबीआई लोन तो दे देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन कमर्शियल बैंकों को उसके पास गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो रेपो रेट क्या है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े, जैसे कमर्शियल बैंक के पास समझो 100 करोड़ रुपए रखे, लेकिन कोई लोन लेने आया नहीं, बैंकों का बिजनेस हो नहीं रहा है, बैंक ने किसी को लोन नहीं दे के रखा है, क्योंकि बैंक का बिजनेस लोन ही है, लोन से ही पैसे कमाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट आता है, तो बैंक ने किसी को लोन नहीं दिया, मतलब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे रखे पड़े, तो ऐसी कंडीशन में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पैसे आरबीआई के पास ले जाके रख देती है, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर आरबीआई इनको ब्याज देता है कमर्शियल बैंकों को, तो आरबीआई जब लेता है तो 4% ब्याज लेता है क्योंकि वो पैसे दे रहा है उन लोगों को, लेकिन जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देती है, आरबीआई के पास रखती है, तब आरबीआई उनको ब्याज देता है, वो है 3.35%, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को एक रात के लिए लोन चाहिए, एक रात के लिए, तो एक रात के लिए भी लोन देती है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, और वो लोन दिया जाता है एमएसएफ रेट पर, यानी 4.25, समझ में आया, 4.25 रेट पर देना पड़ेगा। बैंक रेट ये वो रेट रहता है, ठीक है, बैंक रेट, इस पर भी कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है आरबीआई के माध्यम से, मतलब कमर्शियल बैंक रेपो रेट पर भी लोन लेती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर एक रात के लिए लोन लेती है, और बैंक रेट पर भी लोन मिलता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए रहता है, ये रहता है 2-3 साल के लिए, इसकी समय ज़्यादा रहता है। रेपो रेट का भी बहुत सारी किताबें पढ़ा है, उसमें 14 दिन तक मैंने पढ़ा है मैक्स, एग्जैक्ट दिन अभी तक पता नहीं है रेपो रेट की। तो रेपो रेट पे भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, एमएसएफ पर भी और बैंक रेट पर भी, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, ठीक है। अब इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है ये समझाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। सीआरआर क्या है, तो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई, हर कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का 3% आरबीआई के साथ कैश के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है और पैसे देना भी पड़ता है। एसएलआर में 18% मेंटेन भी करना है, और मेंटेन करना है और रखना खुद के ही पास है। रेपो रेट अगर बैंकों को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाएंगी और 4% आरबीआई उनको ब्याज से पैसे देगा। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो वो आरबीआई के पास जमा रखेंगे, उसके लिए आरबीआई उनको ब्याज देगा। एमएसएफ, अगर कमर्शियल बैंकों को एक रात के लिए लोन चाहिए तो वो एमएसएफ रेट पर आरबीआई से लोन ले सकती है एक रात के लिए। बैंक रेट पर भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले लेती है, लेकिन ये 2-3 साल के लिए इसका 2-3 साल के लिए इसकी कालावधि देते हैं। उसके बाद आता है बेस रेट। बेस रेट ये वो रेट होता है जिसमें आरबीआई ने अगर एक बेस बना दिया कि इतने % के नीचे आप इस % के नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते। जैसे अगर आरबीआई ने कहा कि 8% बेस रेट है तो कम से कम 8% जो है उतना ब्याज हर कमर्शियल बैंकों को चार्ज करना पड़ेगा लोगों को लेंडिंग के वक्त। जैसे अगर आप होम लोन लेने गए, कार लोन लेने गए, एजुकेशन लोन लेने गए तो उसका परसेंटेज बैंकों के पास 8% के ऊपर ही रहेगा। तो आरबीआई ने बेस बना दिया, नीचे इसलिए नहीं क्योंकि नीचे रहेगा तो कंपटीशन टूटेंगी, जो बैच कम देंगे, जो बैच कम लगाएंगा उसके तरफ लोग भागेंगे, तो एक परफेक्ट कंपटीशन बनी रहने के लिए एक बेस रेट तय होता है, ठीक है। ये हो गया बेस रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदी बिक्री की जाती है, यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, ठीक है, और खरीदती भी है। तो देखो खरीदती बेचती है तो इकोनॉमी से पैसे कैसे कम ज़्यादा होते हैं। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा तो आगे वाले जिसको भी खरीद, जैसे मैंने, आप हो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं हम लोगों को, अगर आपने 100 करोड़ रुपए के ओएमओ खरीदा आरबीआई से तो आपके 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, आरबीआई के पास गए। मतलब आपके पास जो लिक्विडिटी थी मार्केट में वो आरबीआई के पास सक हो गई, आरबीआई के पास जमा हो गई। आपको क्या मिलेगा, आपको एक कागज़ दिया जाएगा जिसमें प्रॉमिस लिखा रहेगा कि हमने आपसे इतने पैसे इतने % पे लिए हैं और इतने दिनों बाद आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे, ये आपका मैच्योरिटी पीरियड है। फिर आप 1-2 साल जो भी तय हुआ है उस दिन पर जाओगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उतने समय के लिए आपके पास का जो पैसा इकोनॉमी से सक हो गया आरबीआई के पास। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है।
ठीक है, चलिए अब समझते हैं होता क्या है। देखिए ये जो CRR है, SLR है, रेपो है या रिवर्स रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है या MSF है, इसमें होता क्या है कि CRR और SLR ये टोटल मार के 21% है, 3% और 18%। ठीक है, ये SLR एक समय पर 22% भी था, 22%। ठीक है, तो ये 22, अब जो MPC जो रहती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जनवरी में एक MPC कमेटी अपना रिपोर्ट देती है। अब ये आजकल बाय मंथली पॉलिसी भी आती है, यानी हर महीने में अगर चेंजेस करने की आवश्यकता है तो चेंज करते हैं। मतलब जैसे ये रेपो रेट 4% है तो इसको 5% कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है तो उसको 4.35 कर देंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं और ये करने से क्या होता है वो अभी हम सीखेंगे। जैसे कैश रिजर्व रेशो बहुत सालों से 4% था, अभी 3% पे आया। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो ये 22% था, धीरे धीरे ये 18% पे आ गया। तो होता क्या है, देखिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC कमेटी ने कहा कि अभी आप लोगों को SLR 18 नहीं 19% मेंटेन करना है, 19%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो NDTL में 100 करोड़ रुपए रखे, इसमें से 18% पहले रख रहे थे, मतलब 18 करोड़। अब कितना रखना है, तो अब रखना है 19 करोड़। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो 18 और CRR का 3 और SLR का 18% मिला के कितना परसेंट हो रहा है, 21%। तो 100 करोड़ का 21% यानी 21 करोड़ तो RBI के पास ही जमा है, तो बचे कितने, 79 करोड़। तो 79 करोड़ का बैंक बिजनेस करती है, जो कमर्शियल बैंक है वो 79 करोड़ का लोन देंगी लोगों को, होम लोन देंगी, कार लोन देंगे, एजुकेशन लोन देंगे और उससे बिजनेस करेंगे। मतलब उस 79 करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ गई भारत में, 79 करोड़ रुपए या 79% पकड़ लो, उतने रुपए की लिक्विडिटी इकोनॉमी में है। बैंक उतना बिजनेस कर, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन मिलेगा तो लोग उसे खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होंगे तो थोड़ा इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा भारत। ठीक है, दूसरी बात, अभी इसको 18% कर दिए, 18 का 19 कर दिए या 20% कर दिए। तो 20% कर दिए तो पहले 21% रखना पड़ता था, अब 20 और 3 23% रखना पड़ेगा, यानी 100 में से 23 गए तो अब 77% का बिजनेस करना है। जो पहले 79 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे अब 77 करोड़ का, तो मतलब 2 करोड़ रुपए और इकोनॉमी से कम हो गए। तो 2 करोड़ रुपए अगर इकोनॉमी से कम हो गए तो बैंक का बिजनेस गिर गया, राइट। और बैंक का बिजनेस गिर गया तो बैंक लोगों को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन पहले 79 करोड़ तक दे सकते थे, अब 77 करोड़ तक दे सकते सिर्फ। मतलब बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो गई, बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो गई तो वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम छोड़ेंगे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम रहेंगी तो डिमांड कम रहेंगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। समझ रहे हैं आपको? रेपो रेट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि ये जो रेपो रेट है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि रेपो रेट अब 4% नहीं, अब रेपो रेट 5% रहेगा, ठीक है, 5% रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेपो रेट 4 की जगह 5% हो गया तो इसका मतलब ये है कि RBI सीधा सीधा बोल रहे हैं बैंकों को कि भैया अभी लोन लेने आओ मत, इकोनॉमी में बहुत पैसे ऑलरेडी है, अभी पैसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रेपो रेट 5%। अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, देखो रेपो रेट अगर 4 की जगह 5% हो गया तो कमर्शियल बैंक को समझेगा कि RBI ने परसेंटेज बढ़ाए, तो वो लोन लेने RBI के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ों का लोन लेते और 1% में बहुत डिफरेंसेस रहते। 1 करोड़ भी हज़ारों करोड़ का, 1% बहुत करोड़ इंटरेस्ट जाता है। तो रेपो रेट अगर RBI ने बोला कि 4 की जगह 5%, तो कमर्शियल बैंक RBI के पास लोन लेने जाएंगे ही नहीं। और जब वो लोन लेने जाएंगे नहीं तो उनके पास भी पैसे है नहीं बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपना होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के परसेंटेज उधर बढ़ा देंगे 1-1% से, 1-1%, 1.5% से बढ़ा देंगे, ताकि लोग उनके पास ना आए लोन लेने, क्योंकि लोग उनके पास लोन लेने आएंगे, उनके पास पैसे रहेंगे नहीं, बराबर। तो वो अपने परसेंटेज उधर बढ़ा देती है। फिर उन्होंने बढ़ाया तो पब्लिक आएंगी नहीं तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा नहीं तो डिमांड नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। समझा? इसका उल्टा अगर रेपो रेट में RBI ने बोला कि अब 4% नहीं, अब आपको रेपो रेट 3% पे लोन मिलेगा, तो 3% पे लोन मिलेगा। इसका मतलब है कि गवर्नर बोल रहे डायरेक्ट कि आप आओ और लोन लेकर जाओ हमसे। तो 4% की जगह अगर 3% होता है तो कमर्शियल बैंकों को दिखेगा कि RBI ने दरवाजे खोल दिए, 4 की जगह 3%, बहुत फायदा हो जाएगा, चलो लोन लेते।
कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई से 3% पे ब्याज से लोन लेंगे और इधर लोगों को लोन बांटेंगी। तो लोन बांटने के लिए लोगों को भी सपना नहीं आएगा, तो कमर्शियल बैंक वहाँ पे अपने होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के परसेंटेज करेंगे कम, उसकी निकालेंगे एडवर्टीजमेंट और लोगों को बताएंगे कि पहले हमारा होम लोन 8.5% था, अब हमने 8% कर दिया है, हमारा पर्सनल लोन इतना था, अब इतना % कर दिया। तो जो लोग होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन लेने के चक्कर में थे, ठीक है, उन लोगों को दिखेगा कि अरे चलो ब्याज कम हो गया है। कभी आप होम लोन का कैलकुलेशन करना 20 साल का, आधे आधे % में 2-3 लाख रुपए बचते हैं। तो जैसा उनको दिखेगा कि होम लोन के परसेंटेज कम हो गए, वो लोन लेने आ जाएंगे। लोन लेने आएंगे तो इकोनॉमी में जो है पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, चीज़ों की डिमांड क्रिएट होंगी, चीज़ों की डिमांड क्रिएट होंगी तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन आएगा। तो पिछला लेक्चर आप देखिए इन्फ्लेशन का, जिसमें मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन कम से कम 2% का, 2 से 5%, 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, जिसमें मैंने क्रिपिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात किया था। तो उस क्रिपिंग इन्फ्लेशन को बनाए रखने के लिए, पैसे के फ्लो को बनाए रखते इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन के ऊपर जा रहा है तो रेपो रेट को बढ़ा दो ताकि बैंक लोन लेने ना आए, लोग लोन लेने ना आए और लोगों के पास पैसे ना जाए, डिमांड क्रिएट ना हो और महंगाई ना हो। वही अगर वो जो परसेंटेज है 2% के नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन का, मतलब डिफ्लेशन की तरफ अगर भाग रहा है, इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, तो अब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो छोड़ना पड़ता है। पैसे का फ्लो छोड़ने के लिए रेपो रेट घटाओ तो कमर्शियल बैंक आएंगी लोन लेने, पब्लिक जाएंगी कमर्शियल बैंकों के पास लोन लेने और पब्लिक के पास फिर पैसे आएंगे और चीज़ों की डिमांड क्रिएट होंगी और इकोनॉमी खुलेगी और इकोनॉमी में थोड़ी सी महंगाई आएगी। तो इस तरीके से उसको बनाए रखने के लिए ये सारे पॉइंट वही काम करते हैं। रेपो रेट घटाओ तो इकोनॉमी में पैसे जाएंगे, तो इन्फ्लेशन की तरफ देश जाएगा। रेपो रेट बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट, अभी रिवर्स रेपो रेट के अगर 4% कर दिया तो बैंक मोटिवेट हो जाएंगे आरबीआई के पास पैसे रखने के लिए। तो आरबीआई के पास पैसे रखेंगे तो बैंकों के पास पैसे नहीं तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो नहीं तो महंगाई नहीं। वही इसका रिवर्स करेंगे तो वाइस वर्सा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी सेम है, इकोनॉमी से पैसा लो यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचो, इकोनॉमी से पैसे निकाल लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो चला जाता है। इस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है बाय आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ओके, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इस पूरे लेक्चर में ये बार बार इसकी बातें होने ही वाली है, आपको वह चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। कुछ भी दिक्कत जाती है तो आप कॉलेज में आकर मुझसे मिल सकते हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मिलकर हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले दिन से मतलब पहले जितने भी वीडियो है वो सारे के सारे वीडियो देखो, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर कुछ भी नहीं समझता सो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपको कुछ भी नहीं समझा तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या आपका पूरा सब्जेक्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर, मॉनेटरी पॉलिसी हो या कुछ। अगले टॉपिक में हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव वगैरह पर डिस्कस करने वाले हैं।